हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए रोशन सर के द्वारा प्रकाशित नोट्स पॉलिटी का अध्याय आया हूँ, जिसके तहत आज हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। इसमें सबसे पहले देखेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ को 31 दिसंबर 1600 को शाही चार्टर प्राप्त किया। इस चार्टर के द्वारा कंपनी को आरंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया गया, जिसमें कंपनी को संविधान, उसकी शक्तियां और विशेषाधिकार निर्धारित थी। आगे चलकर ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने 1609 में एक नवीन चार्टर के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया। 1771 के अंत तक कंपनी बंगाल की सत्ता पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस कारण ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने हेतु समय समय पर विभिन्न एक्ट पारित किए, जो इस प्रकार है। पहला था कंपनी का शासन 1773 से 85 तक। इस अवधि में कंपनी के द्वारा प्रशासन चलाया गया भारत पे। इसके तहत सबसे पहला आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। इस अधिनियम का संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व था। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। अगला है, इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया तथा इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जो शासन की समस्त शक्ति का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। वारन हेस्टिंग को इस एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया तथा फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेलेंट, मॉनसन एवं बरवेल को 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में नामित किया गया था। इस अधिनियम के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले ये सभी प्रेसिडेंसियां एक दूसरे से स्वतंत्र थी। अधिनियम के अधीन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थी। सर एलिजा एम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य सदस्य, पहला चेम्बर्स लिसमेंट एंड हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने का, भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी के गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को बेहतर बनाना था, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के शक्ति का सीमांकन नहीं किया गया। यही कारण है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास व भूल की संज्ञा दी गई है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यह 1781 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई कंपनी के कर्मचारी सरकारी हैसियत से कोई कार्य करता हो तो
सर्वोच्च न्यायालय उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय के लिए आदेशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखा जाएगा। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक विवादों और कठिनाइयों को दूर कर सरकार को सुदृढ़ बनाने में सहायक हुआ। अगला आया पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। 1784 पिट्स का इंडिया एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा पारित किया गया, जिस कारण इस अधिनियम को पिट्स का इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीन की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। गवर्नर को परिषद पर विशेष अधिकार दिया गया। साथ ही बम्बई मद्रास की सरकार को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी द्वारा भारत में जीती गई क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। 1786 का अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। कॉर्नवालिस ने यह पद स्वीकार करने से पहले 2 मांगें रखी। उसने सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ बनाया जाए, साथ ही विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को मानने या न मानने का अधिकार हो। मतलब इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ। उपरोक्त शर्तों को 1786 के अधिनियम में लागू करते हुए कॉर्नवालिस को पहला सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो शक्तियां कॉर्नवालिस को दी गई थी, वे भविष्य में बनने वाली सभी गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसियों के लिए विस्तारित कर दिया गया। यह था 1793 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा जो शक्तियां कॉर्नवालिस को दी गई थी, वे भविष्य में बनने वाले सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के लिए विस्तारित कर दिया गया। इसके तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। इसने गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सरकारों के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि नियंत्रण मंडल के सदस्यों एवं कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाए। नोट में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार 1600 ईस्वी में दिया गया था। इससे पूर्व 1593 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी लिवेंट को स्थल मार्ग से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। चार्टर्ड एक्ट 1813। इस एक्ट की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया है, किंतु चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार का एक अधिकार को बनाए रखा गया। यानी अब भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने तथा आधुनिक विज्ञान संबंधी ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की। इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासित क्षेत्र पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया गया। इसके तहत भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। कर नहीं भुगतान करने पर दंड की व्यवस्था की गई। चार्टर्ड अधिनियम 1833। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। इसने कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा सभी सिविल तथा सैनिक शासन तथा राजस्व की निगरानी, निर्देशक और नियंत्रण गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कानून बनाने की शक्ति के विकेंद्रीकरण पर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी को भारत के लिए कानून बनाने का एक अधिकार
प्रदान किया। मद्रास और बम्बई की परिषद की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। इस एक्ट के द्वारा विधायी क्षेत्र में भी केंद्रीकरण आरंभ कर दिया गया। विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार कर पहले के 3 सदस्यों के लिए अतिरिक्त उसमें से एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य जोड़े गए। भारतीय कानून को वर्गीकरण करने तथा सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में वर्ष 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, वर्ण या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के अधीन दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और अंततः वर्ष 1843 ईस्वी में दासता को धारा 5 के तहत समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। आंग्ल प्राच्य विवाद को सुलझाने को लेकर 1834 ईस्वी में मैकाले आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने जो सिफारिश दी उस आधार पर 1835 में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले से संकेत 1833 के चार्टर्ड एक्ट से मिलते हैं। तो भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले से संकेत मिले थे कब? तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट में मिले थे। नोट करने वाली बात है, इसे याद रखेंगे। अब आगे है चार्टर्ड अधिनियम 1853। 1853 का चार्टर्ड एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया चार्टर्ड अधिनियम में यह अंतिम अधिनियम था। इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय विधान तंत्र में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। इस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। यही परिषद ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इस अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया और इस प्रकार पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को भी शामिल किया गया। इसके लिए 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी के निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम करके 18 कर दी गई। इसमें से 6 सदस्यों को क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में से 4 भारतीय प्रांत क्रमशः बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के प्रांतीय सरकारों द्वारा चुनाव किया जाना था। अब आगे आता है ताज का शासन 1858 से 1947। अब इसके बाद जो है ब्रिटिश कंपनी के हाथ से शासन प्रशासन को छीन लिया गया और सीधे तौर पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासन प्रशासन भारत पे चलाया गया। इसीलिए इसे ताज का शासन 1858 से 1947 तक कहते हैं। इसके तहत भारत शासन अधिनियम 1858। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर सत्ता ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इस एक्ट के तहत एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उसके समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को सौंप दिया गया। इस प्रकार भारत में द्वैत शासन प्रणाली को 1784 ईस्वी से शुरू की गई थी को समाप्त कर दिया गया। भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। इसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा तथा 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। इसका खर्च भारतीय राजस्व से वहन किया जाता था।
इसके तहत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और इसके तहत लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। नोट: 1858 ईस्वी में भारत का प्रथम राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनली तथा आज़ादी के समय राज्य सचिव के पद पर लिस्टोवेल थे। एक बार फिर से ध्यान देंगे। 1858 के समय भारत का प्रथम राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनली था और आज़ादी के समय राज्य सचिव के पद पर लिस्टोवेल थे। अगला आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। अब इसके प्रावधानों को देख लेंगे। 1861 के तहत इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। 1861 अधिनियम के तहत कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया। इसी अधिनियम के तहत इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। इसमें आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इसने वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। इस अधिनियम में वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर लॉर्ड कैनिंग ने भारत शासन में पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 में की। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसके तहत बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 और पंजाब 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद की सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य, जो कि गैर सरकारी, निर्धारित किए गए। इसके पहले इसकी न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम 12 थी। इसके तहत परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। नोट में देख लेंगे। ब्रिटिश काल में पहली बार बजट की शुरुआत 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। फिर से देखेंगे। ब्रिटिश काल में पहली बार बजट कब सबसे पहली बार पेश किया गया था? तो 7 अगस्त 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा। अब आगे है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को वर्ष 1909 में सर जॉन अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर पारित किया गया। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम को पारित करने में भारत का सचिव लॉर्ड मार्ले तथा भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय का योगदान था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। इस अधिनियम ने पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया। इसके तहत मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव मुस्लिम ही कर सकते थे। इस प्रकार सांप्रदायिक को वैधानिकता प्रदान की गई और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि कर केंद्रीय परिषद में इसके सदस्यों की संख्या को 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। विधान परिषद के सदस्यों को बजट स्वीकार करने से पहले वाद विवाद करने तथा बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। पहली बार किसी भारतीय वायसराय को गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन यानी कि संगठन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम सदस्य यानी विधि सदस्य बनाया गया। किसे बनाया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम विधि सदस्य बनाया गया। इसके तहत विधान परिषद के सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। नोट में देखेंगे। इस अधिनियम को पारित होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एच एक्विंथ यानी कि लिबरल पार्टी के वो थे। फिर से ध्यान रखेंगे।
1909 का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के तहत इस अधिनियम को पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एच एक्विंथ जो लिबरल पार्टी के थे। अब आगे देखेंगे इस अधिनियम के बारे में निम्न टिप्पणी की गई थी। किसके बारे में? तो 1909 के पार्लियामेंट सुधार के बारे में। आरसी मजूमदार ने कहा था 1909 के सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है। के.एम. मुंशी ने कहा था इसके अनुसार भारत शासन अधिनियम 1909 ने भारत में उभरते लोकतंत्र का गला घोट दिया। लॉर्ड मिंटो ने इस अधिनियम के बारे में इस अधिनियम के बारे में लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाग के मुंह में दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। तो बात सही निकला। आगे चलकर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का गठन हुआ था। लॉर्ड मिंटो ने सही अनुमान लगाया था। महात्मा गांधी जी ने इस अधिनियम को भारत के लोकतंत्र को सर्वनाश करने का अधिनियम बताया। भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू और भारत वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने मिलकर बनाया, जिस कारण इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का संवैधानिक सुधार था जिसमें भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 की घोषणा के तहत भारत को स्वतंत्र डोमिनियन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी। इस अधिनियम को पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। यह अधिनियम वर्ष 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। इस अधिनियम के तहत सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं यूरोपियों को सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का जनक लियोनेल कार्टियर को माना जाता है। इसके तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया, जिसमें एक सदन को राज्य परिषद यानी उच्च सदन तथा दूसरे परिषद को केंद्रीय विधानसभा यानी निम्न सदन कहा गया। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित थी, जिसमें से 24 निर्वाचित तथा शेष 26 गवर्नर जनरल मनोनीत होते थे। गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत होते थे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे, जिसमें से 104 निर्वाचित एवं 40 मनोनीत होते थे। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों की शक्तियां समान थी, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा यानी निम्न सदन को था। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यपालिका परिषद की सहायता से करता था। यह केंद्रीय सूची के विषय होते थे, जैसे राजस्व, वित्त, पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, समाचार पत्र, कारखाना, बिजली, सिंचाई इत्यादि। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। यहाँ प्रांतीय सूची के विषय होते थे, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि, माप तथा तौल, पुस्तकालय, आबकारी इत्यादि। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। ली कमीशन की स्थापना 1923 की सिफारिश पर भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत ही वर्ष 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन वर्ष 1922 ईस्वी में लंदन के साथ साथ भारत यानी पहली बार इलाहाबाद में भी आयोजित की जाने लगी। फिर से देखेंगे, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन वर्ष 1922 ईस्वी में लंदन के साथ साथ भारत में भी पहली बार इलाहाबाद में भी आयोजित की जाने लगी। भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भी भारतीय होना आवश्यक था, यानी कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष पश्चात एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो
यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 को निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व एक नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः इस आयोग में किसी भारतीय को शामिल नहीं किए जाने की वजह से 3 फरवरी 1928 को कमीशन के आगमन पर देशव्यापी विरोध हुआ तथा साइमन गो बैक का नारा दिया गया। आयोग के विरोध के बावजूद आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिस पर विचार विमर्श करने को लेकर 3 गोलमेज सम्मेलन, पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932 आयोजन किया गया। इन गोलमेज सम्मेलन में हुई चर्चा के फलस्वरूप संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा गया। संसद के पास होने के बाद सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 एक बहुत लंबा और जटिल दस्तावेज था। इसमें 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। यह जुलाई 1936 में लागू हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित यह सबसे बड़े अधिनियम था। इस अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं जोड़ी गई थी, क्योंकि 1919 के अधिनियम के प्रस्तावना को ही इसमें जोड़ दिया गया था। इस अधिनियम की निम्न विशेषताएं थी। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्रों एवं देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का निर्णय लिया गया, किंतु देशी रियासतों का संघ में सम्मिलित न होने के कारण संघ की स्थापना नहीं हो सकी। इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन के प्रावधान को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख कार्य संघ सरकार एवं इकाइयों के मध्य विवादों का निपटारा करना था। इसके तहत अब केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया तथा केंद्रीय विषय को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित व हस्तांतरित, परंतु यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इस अधिनियम के द्वारा संघ एवं प्रांतों के विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया: संघ सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय। फिर से एक बार देखेंगे। संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय। समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार दोनों संघ व प्रांतों को था, परंतु दोनों के बीच विवाद की स्थिति में संघीय विधि को प्राथमिकता दी जाती थी और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। इसके तहत 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। 6 प्रांत: बंगाल, बिहार, मद्रास, बंबई, असम व संयुक्त प्रांत। फिर से एक बार देखेंगे। 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। 6 प्रांत थे: बंगाल, बिहार, मद्रास, बंबई, असम, संयुक्त प्रांत। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर सचिव के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया। इसके तहत अधिनियम में संशोधन, सुधार या रद्द करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास रखा गया। बर्मा, वर्तमान म्यांमार को भारत से वर्ष 1937 में अलग कर दिया गया। बर्मा को कब अलग किया गया? तो वर्ष 1937 में। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए भी प्रतिनिधित्व दिया गया तथा मताधिकार का विस्तार करते हुए 10% जनता को वोट देने का अधिकार दिया। इसके तहत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। नोट में देखेंगे। वर्ष 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। अधिनियम की आलोचना। जवाहरलाल नेहरू इसे दासता के एक नया चार्टर यानी गुलामी का अधिकार पत्र कहा एवं एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। मदन मोहन मालवीय ने कहा था 1935 अधिनियम के बारे में, यह एक बाह्य रूप से लोकतांत्रिक परंतु अंदर से खोखला है। मोहम्मद अली जिन्ना, यह पूर्णतः रद्दी, मूल रूप से बुरा और अस्वीकृत है।
डॉक्टर अंबेडकर ने, इनका कहना था, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग को संविधान के मसौदे में पुनः स्थापित कर दिया गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का विभाजन किया गया। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया। यह 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। इसके तहत भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर भारत को स्वतंत्र व संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित करने के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई। भारत का विभाजन कर 2 डोमिनियल अधिराज्य अर्थात शासित प्रदेश भारत और पाकिस्तान की स्थापना किया गया। पाकिस्तान के अंतर्गत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 2 भाग थे। पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, सिलहट तथा पश्चिमी पाकिस्तान में सिंध, पंजाब व उत्तर पश्चिम प्रांत, खैरपुर, बलूचिस्तान सम्मिलित था। दोनों देश जब तक नए संविधान नहीं बना लेते तब तक दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने अपने देशों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। वायसराय का पद समाप्त कर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए एक एक गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, जिसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह से की जानी थी। इसके तहत व्यवस्था की गई कि जब तक दोनों डोमिनियल अपना नया संविधान नहीं बना लेते तब तक 1935 के अधिनियम द्वारा शासित होंगे। इन्हें 1935 के अधिनियम में संशोधन करने का भी अधिकार दिया गया। नए संविधान के निर्माण तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। साथ ही विधानमंडल के रूप में कार्य करते समय ब्रिटिश संसद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। 15 अगस्त 1947 के पश्चात ब्रिटिश संसद का दोनों डोमिनियल पर से नियंत्रण समाप्त होने के कारण भारत मंत्री पद को समाप्त कर दिया गया। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया तथा उसकी किसी भी डोमिनियल में शामिल होने व भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसके तहत शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर उसकी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन डोमिनियल भारत के प्रांत गवर्नर जनरल बनाए गए। माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई तथा 1946 ईस्वी में गठित संविधान सभा में संसद के रूप में स्वीकार किया। एक बार फिर से देखेंगे, माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई तथा 1946 में गठित संविधान सभा को संसद के रूप में स्वीकार किया गया। अब आगे है स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल 1946। क्रम देख लेंगे। सदस्य आधारित विभाग, एक में है जवाहरलाल नेहरू, इनका विभाग था परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि विभाग, जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम, श्रम, सरदार बलदेव सिंह, रक्षा, CH भाभा, कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग, लियाकत अली, वित्त, अब्दुल रब निस्तार, डाक एवं वायु, आसफ अली, रेलवे एवं परिवहन, C राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला, I चुंद्रीगढ़, वाणिज्य, गजनफर अली खान, स्वास्थ्य, योगेंद्र नाथ मंडल, विधि। नोट में देखेंगे, अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष तथा वायसराय माउंटबेटन परिषद के अध्यक्ष बनाए गए। आगे देखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। क्रम, सदस्य, धारित विभाग। क्रम में पहला है सदस्य जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध। दूसरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका विभाग था गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि विभाग। मौलाना अबुल कलाम आजाद, शिक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन विभाग।
आर के शनमुखम शेट्टी, वित्त विभाग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, विधि यानी कानून मंत्री जगजीवन राम, श्रम विभाग सरदार बलदेव सिंह, रक्षा राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य विभाग सी एच भाभा, वाणिज्य रफ़ी अहमद किदवई, संचार डॉक्टर श्याम प्रसाद, उद्योग एवं आपूर्ति नरहर विष्णु गौडगिल, कार्य खान एवं ऊर्जा। अब इसके आगे इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इसे अगले सीरीज में देखेंगे। नमस्कार, आप सभी से अनुरोध है कि इसे 1 से 2 बार देखेंगे और रिवीजन करेंगे। रिवीजन सीरीज के तहत यह बनाया गया था, मेरा यह पहला प्रयास है। अगर कोई गलती हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।